Hi champs, welcome back to evidyarthi.in। मैं हूँ मिताली एंड आई वेलकम यू ऑल इन टुडेज सेशन। कैसे आप सब लोग एंड कैसा चल रहा है हमारा ग्रेविटेशन का रिवीजन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नॉट ओनली अबाउट ग्रेविटेशन बट अभी तक हमने जितने भी एमसीक्यूज करे हैं वी हैव डन अ लॉट ऑफ एमसीक्यूज एंड आई गेस कुछ हमारी जो से तैयारी है, रिवीजन है, कॉन्फिडेंस है, उन सब आपको अच्छा लगा होगा करके, उसमें कुछ बेहतर ही हुआ होगा, है ना? आई होप फॉर द सेम। चलिए अब हम लोग आगे मूव करते हैं विद द थर्ड एमसीक्यू एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एमसीक्यू जो कि बॉयंसी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन सबको कवर करने वाला है। ठीक है, सो टोटल आपके इस एमसीक्यू में अगर देखा जाए तो वी हैव 23 क्वेश्चंस। गलती से यहाँ पर 24 लिखा रह गया है। सो वी हैव 23 क्वेश्चंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, बी प्रिपेयर्ड एंड लेट्स स्टार्ट। चलिए, सो सबसे पहले हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट वेइंग 5 न्यूटन इन एयर weighs 4.5 न्यूटन इन अ लिक्विड, सो द buoyant force experienced by the object is। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट जिसका आपको फोर्स जो बोला गया है, फोर्स कह लो या फिर उसका वेट कह लो, वो 5 न्यूटन है। अगर मैं जनरली कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ, सो इफ आई एम सेइंग कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट 5 न्यूटन है। वेट मतलब कि फोर्स जो कि ग्रेविटेशन की वजह से आपको एक्सपीरियंस हो रही होती है। ठीक है, सो मैंने इसका फोर्स 5 न्यूटन बोला। अब जैसे ही मैंने इसको पानी के ग्लास में डाला या फिर कोई भी बकेट ले ली जिसमें पानी था और उसमें मैंने इसको डाला, तो इसका जो फोर्स है वो 4.5 न्यूटन एक्सपीरियंस किया गया। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे बॉयंट फोर्स क्या है। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि आपका बॉयंट फोर्स होता है ऑपोजिट फोर्स। कौन सा ऑपोजिट? एक आपका होता है वेट जो कि आपको ग्रेविटेशन की वजह से नीचे की तरफ धकेल रहा है ना। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आपको हमेशा इज पुलिंग यू डाउनवर्ड्स, लेकिन जब हम पानी के अंदर होते हैं तो पानी की तरफ से एक फोर्स होता है जो कि हमें ऊपर की तरफ धकेलता है, विच इज इक्वल, राइट? वो इक्वल होता है। सो यानी कि यहाँ पे बॉयंसी फोर्स भी आपको कितनी लगने वाली है, आप खुद बताइए। अगर हमें बॉडी का जो वेट है वो 4.5 न्यूटन लग रहा है, एक्चुअल वेट उसका था 5 न्यूटन, तो बॉयंट फोर्स यानी कि बॉयंट फोर्स से आपको कितना प्रेशर फील हो रहा है या कितना फोर्स फील हो रहा है, वो होगा डिफरेंस इसका। दैट मीन्स 5 माइनस 4.5 इज इक्वल्स टू 0.5 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पर अगर वी हैव टू चूज वन ऑप्शन, सो विच इज वी आर गोइंग टू चूज 0.5 न्यूटन, वो ही आपका बॉयंट फोर्स होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तभी तो दोनों को हम बैलेंस कर पाते हैं। उसी से आपका फ्लोटिंग और सिंकिंग का जो कॉन्सेप्ट है रिलेटेड है, याद है ना आप लोगों को? तो बस यही इसका आप कह लो कि क्रक्स है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेम बॉडी इज इमर्स्ड इन 2 लिक्विड्स ए एंड बी इन सक्सेशन। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको पहले एक रिमोट का एग्जांपल दिया, हमें मान के चलते हैं कि वी हैव अ बॉडी। ठीक है, इन दोनों को मैंने 2 अलग अलग कंटेनर्स में डाला, जिसको मैंने एक बार बोला कि लिक्विड ए है, दूसरा मेरा लिक्विड बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में क्या है, द एक्सटेंट टू विच द बॉडी सिंक्स इन लिक्विड बी इज लेस देन लिक्विड ए। यानी कि दोनों मेरे पास जो कंटेनर्स हैं, एक कंटेनर हो गया ए, एक हो गया बी, तो ए में जितना ज्यादा आपका ये रिमोट सिंक कर गया है उससे काफी कम आपको बी में देखने को मिला है। यानी कि कंटेनर बी में आपका जो ये सेम बॉडी है ये ज्यादा सिंक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, व्हाट आर द कंक्लूजन्स दैट कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम सच एन ऑब्जर्वेशन। सो आप इस ऑब्जर्वेशन से क्या कंक्लूड करोगे, यानी कि क्या आप इससे रिजल्ट निकाल सकते हो। ठीक है, सो लेट्स रीड द आंसर्स फर्स्ट। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मोर देन बी, the density of liquid B is more than A, then we have the density of solid is less than the liquid in both, okay, and no such conclusion can be made। अगर आप लोग ध्यान से देखो अभी तक मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं करा है, उसका एक रीजन है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो मेरे पास ऑलमोस्ट 3 ऑप्शंस में एक ही वर्ड के बारे में बात करी गई है, विच इज योर डेंसिटी। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अपथ्रस्ट आपको लग रहा है, देखो आप क्या करते हो, आपने किसी भी बॉडी को अगर किसी भी कंटेनर में इमर्स करा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको बना के भी दिखाती हूँ। ठीक है, मेरे पास ये कंटेनर है जिसमें कि पानी है। ठीक है, अगर हमने कोई भी बॉडी को यहाँ पर इमर्स करा, ठीक है, यानी कि डाला, तो आपको ये एक नीचे की तरफ से फोर्स आपको लगेगा कि आपको कोई नीचे धकेल रहा है, वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये हम लोग मानते हैं। लेकिन पानी आपको क्या करता है, ऊपर की तरफ
पुश करता है। तो ये जो पानी के द्वारा फोर्स लगती है वो होती है अपथ्रस्ट। अब बात आती है कि ये जो अपथ्रस्ट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जिस भी लिक्विड का डेंसिटी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा सिंक नहीं करने देगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका, ठीक है। तो अब आप देखो ज़रा, आपको किसका डेंसिटी ज़्यादा दे रखा है। हम एक बार इसकी तरफ वापस चलते हैं। हमें दे रखा है द एक्सटेंट टू विच द बॉडी सिंक्स इन लिक्विड बी इज लेस देन लिक्विड ए, यानी कि कंटेनर बी में, है ना, या लिक्विड बी, जो भी हमारे पास लिक्विड बी है या कंटेनर बी है उसमें हमारी बॉडी कम सिंक कर पा रही है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी बी जो है या फिर जो कंटेनर बी है, लिक्विड बी है, वो ज़्यादा डेंस है, तभी ऐसा हो पा रहा है ना। बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो जिस बॉडी को हमने उसमें इमर्स करा है वो दोनों में सेम है, यानी कि जितना पानी डिस्प्लेस हो रहा है या फिर जितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी सेम, बिकॉज वॉल्यूम सेम है। चेंज कहाँ आ रहा है, चेंज आ रहा है आपकी बॉडी के, आपके लिक्विड्स के डेंसिटी में। तो जो ज़्यादा डेंस होगा वो ज़्यादा सिंक नहीं करने देगा। तो इसलिए हम क्या बोलने वाले हैं, दैट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी इज मोर देन, डेफिनेटली मोर देन लिक्विड ए। क्लियर हो गया अब ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A student lowers a body in a liquid filled in a container. He finds that there is a maximum apparent loss in weight of the body. Okay, so basically एक student है जो कि एक body को एक liquid में डालता है, लिक्विड भरे कंटेनर में डालता है। तो उसको क्या दिख रहा है, उसको ये दिख रहा है देयर इज अ मैक्सिमम अपैरेंट लॉस इन वेट। तो उसको ये दिखा कि जब आपने किसी बॉडी को एक कंटेनर में इमर्स करा और आपको दिखा कि इसका जो वेट है वो अपैरेंटली आप लॉस हो चुका है। यानी कि कई बार आप लोग देखते हो कि अगर मेरे पास ये पेन है, ठीक है, इस पेन को अगर मैं पानी में डिप कर दूंगी तो मैं ऐसा कितना डिप करूंगी, क्या मैं उसको पार्शियली डिप करूंगी या मैं उसको कंप्लीटली डिप कर दूंगी या मैं उसके बॉटम से उसको टच कर दूंगी, जब मुझे दिखे कि इसका तो वेट ही गायब हो चुका है ना, इसका एक्चुअल वेट ही कहाँ है। अपैरेंट का क्या मतलब है कि हमें लग रहा है कि इसका अब वो वेट नहीं रहा। कई बार होता है ना, आप लोग पानी में जब जनरली हम लोग अपने बचपन को अगर याद करें थोड़ा बहुत, तो हम लोगों ने ये सब एक्सपेरिमेंट्स करके देखे होते हैं कि पानी में हम कोई बॉल डाल रहे हैं और उसको हम डुबोते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो फ्री हो गई, ये तो बहुत हल्की हो गई, ऐसा क्यों हो रहा है। तो लॉस ऑफ वेट हमें लगता है ना, वही मैं बात कर रही हूँ। तो वो कब होता है, जब आप उसको कहाँ कर देते हो, कंप्लीटली इमर्स कर देते हो। तो लेट्स फाइंड द आंसर हियर। इट टचेस द सरफेस ऑफ द लिक्विड। नो, क्या हमें लिक्विड का सिर्फ सरफेस टच करना होता है, यानी कि जहाँ पर आपका मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सपोज आपका ये कंटेनर है, पानी यहाँ से शुरुआत कर रहा है, ठीक है, इतना आपका कंटेनर भरा हुआ है। तो क्या हम अपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ सरफेस से टच करवाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। वी नीड कंप्लीट इमर्जन। सो इसका मतलब है कि अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है विच इज सेइंग इट इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन द लिक्विड, वो हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको पार्शियली इमर्स का दे रखा है, यहाँ पर भी आपको पार्शियली इमर्स दे रखा है। तो भाई पार्शियली इमर्स्ड या फिर सिर्फ और सिर्फ सरफेस को टच करने से कुछ नहीं होता है। कंप्लीटली इमर्स्ड होगा ना तो हमें लगेगा यार ये तो बिल्कुल फ्री हो गया है ना, उसका वेट ही गायब हो चुका है। सो दैट इज दी फंडा। ओके, चले बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी हमें गिवन है, देन द वॉल्यूम ऑफ 90 ग्राम कॉपर इज। बहुत आसान है, चाहते हो तो एक बार मैं सॉल्व करके दिखा देती हूँ, बट लेट्स मेक इट ब्रॉड। ठीक है, चलो हमें क्या निकालना है, वी ऑल नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 90 ग्राम, मुझे V निकालना है। ठीक है, V निकालेंगे, V का मतलब है मुझे M अपॉन D करना पड़ेगा। M कितना है, हमें 90 ग्राम कॉपर दे रखा है और डेंसिटी हमें आई गेस 9 दे रखी है विच इज सपोज टू बी 10। तो इसका मतलब है कि आंसर आपका 10 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. द सी वाटर इज डेंसर देन फ्रेश वाटर. ओके, नाउ दिस इज क्वाइट कॉन्सेप्शनल, लॉजिकल ऑल्सो. सी वाटर फ्रेश वाटर से ज़्यादा डेंस होता है. उसका रीज़न क्या है? सी वाटर में आपको एक बात अच्छे से पता है, वही डांडी मार्च वाला जो कॉन्सेप्ट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. डांडी मार्च सॉल्ट के लिए किया गया था. कहाँ से? समुद्र से निकालना था. इसका मतलब है कि सी में क्या होता है? देयर इज अ मिक्सचर, होल लॉट ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स, है ना. सो मिक्सिंग ऑफ सैंड, स्टैग्नेशन, मिक्सिंग ऑफ सॉल्ट्स या इवेपोरेशन, वी ऑल नो सी वाटर की बात करी है तो सॉल्ट्स की बात करी है. ठीक है, और सॉल्ट के घुलने की वजह से ही वो कहीं ना कहीं पर ज्यादा डेंस है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है? वाइल मेजरिंग द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड इनसाइड अ लिक्विड इन अ मेजरिंग जार. जब हमें अगर वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो हमें कई बार क्या बता देता है? देखो, अगर हम वो मेजर करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू मेजर द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड. जो इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली इमर्जन का एग्जाम्पल दिया था, कॉन्सेप्ट समझाया था, बिल्कुल वही सेम है. ना ही हमारा सरफेस पे होना चाहिए, ना ही पानी के ऊपर होना चाहिए, ना ही हमारे बॉटल या कंटेनर के बॉटम को टच होना चाहिए, बल्कि आप इसको तब मेजर कर सकते हैं जब आपका जो बॉडी है वो कंप्लीटली इमर्स्ड है. तो यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए. बट कुछ भी मार्क करने से पहले विल गो विद दी आंसर्स हियर. ठीक है, सो एज इन फिगर 3 द सॉलिड शुड बी पार्शियली इमर्स्ड. भाई हमें फिगर 3 से कोई लेना देना नहीं है. वी ऑल नो कि हमारा फिगर 1 आंसर होना चाहिए. सो एज इन फिगर 1 द सॉलिड शुड बी वेल इनसाइड द लिक्विड. फिगर 1 बिल्कुल सही है, बट मैं बाकी के ऑप्शंस भी पढ़ा देती हूँ. रेस्ट एट द सर्फेस ऑफ द लिक्विड, नो. फिगर 4 की बात कर रहे हैं, फिगर 2 की बात कर रहे हैं. वी ऑल नो कि फिगर 1 इज द राइट ऑप्शन. ठीक है, तो बस यही, मतलब अलग, देखो एक सेम क्वेश्चन को पूछने के अलग अलग तरीके हैं. सो ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज वहां पर किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? ऑब्जर्व दी फिगर बिलो. अब यहाँ पर भी हमें क्या ऑब्जर्व करना है? द वॉल्यूम ऑफ स्टोन इमर्स्ड इन द लिक्विड इज. आपको पता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से देख लो, बॉयंसी फोर्स, तो चलो उसी का एक पार्ट हो गया है कि आपका जो वॉल्यूम है ना, कितना वॉल्यूम आपने डिस्प्लेस करा है, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का कितना मास है, या फिर अगर मैं इसका वेट जानना चाहती हूँ तो वो कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगा द वॉल्यूम ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड. तो कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है? देखो, पहले जब तक उसमें कोई भी बॉडी को इमर्स हमने नहीं किया था, तो वो हमारे 3 ml के कैटेगरी पे थी, है ना. 3 और 3.1 समथिंग, मतलब कुछ इस तरीके का. जैसे ही हमने इमर्स करा, वो कहाँ पर पहुंच गई? 2 पर पहुंच गई. यानी कि डिफरेंस कितना बन गया? 2 का बन गया ना. तो बस यहाँ पर चेक करते हैं, 2, 5, 1 एंड 3. वी ऑल नो 2 विल बी गोइंग टू बी योर आंसर. ठीक है, चलिए इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी और लिक्विड. वो इंस्ट्रूमेंट जो कि रिलेटिव डेंसिटी या फिर किसी भी लिक्विड के डेंसिटी को मेजर करने के काम आता है, सो दैट इज नोन एज हाइड्रोमीटर. और ये हम सबको मालूम है. सो स्फेरोमीटर, मर्करी मीटर, बायोन्सी मीटर एंड हाइड्रोमीटर, वी ऑल नो द लास्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, सो हाइड्रोमीटर को याद रखो. देखो कॉन्सेप्शनल नहीं, बेसिकली ये पूछा जा सकता है काफी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में एक ना एक आध क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पैकेट ऑफ 400 ग्राम. ठीक है, तो हमें मास गिवन है, हमें एंड वॉल्यूम इज पुट इन अ वाटर टैंक. द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पैकेट इज. तो हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है पैकेट की. रिलेटिव डेंसिटी वी ऑल नो, अगर मैं डेंसिटी की भी बात करूंगी ना, तो वो भी मास अपॉन वॉल्यूम से निकालना है. ऑल्दो यहाँ पर लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं लिख रही हूँ. ये आपका मास है, ये आपका वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि आंसर कहीं ना कहीं 2 के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, तो आपके पास, हमारे पास आंसर हमें दिख रहा है. वी नो कि आंसर हमारा 2 आ जाएगा. ठीक है, चलो आप नीचे जाइए भाई. चलिए, चले गए हैं, ये भी नीचे चले गए हैं, आंसर भी मार्क हो गया है. लेट्स मूव ऑन टू दी 10th क्वेश्चन. एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 500 न्यूटन इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड. द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. देखो
ऑब्जेक्ट ऑफ वेट, यानी कि वेट की मैं बात कर रही हूँ, जो मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्टार्टिंग में समझाया वापस से वहीं पर आ जाओ। एक है ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि जो मुझे नीचे की तरफ धकेल रहा है, और उसी ग्रेविटेशनल पुल से हम क्या बोलते हैं कि ये वेट होता है, ठीक है, इसी को हम वेट बोलते हैं। तो वेट आपको 500 न्यूटन दे रखा है। अब आपसे पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉयंट फोर्स। अरे आप ये सोचिए कि अगर हमें बॉयंट फोर्स निकालना है तो बॉयंट फोर्स इज गोइंग टू बी इक्वल, है ना, आपकी बॉडी के वेट के इक्वल ही तो बॉयंट फोर्स होगा। आप जब पानी में जाते हो तो आपको पानी ऊपर पुश करता है, वो कितना पुश करता है, उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका फोर्स कितना होता है, वो एक्चुअल में इक्वल होता है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर हमें ऑब्जेक्ट का वेट पता है विच इज 500 न्यूटन, तो बॉयंसी फोर्स भी आपकी कितनी हो जाएगी, 500 न्यूटन, ठीक है। चलिए, तो आंसर मिल गया आप लोगों को 500 न्यूटन। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। If relative density is 11.3, the density of the substance in SI unit is, okay, so देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो थोड़ा सा मुझे लगता है वो स्टेटमेंट का एक रोल है कि आपको बोला हुआ है रिलेटिव डेंसिटी। वी ऑल नो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, है ना, जो भी हमारा सब्सटेंस है अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डू यू अग्री, है ना, अग्री करते हो? बता दो जरा, एक थम्स अप, लाइक भी कर सकते हो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इधर देखिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हमें नहीं पता, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। हमें ये निकालना है, वाटर का डेंसिटी हमारा 1000 हम ले सकते हैं, ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी आपको 11.3 गिवन है ना। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या आ गया, मुझे ये निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वुड बी 11.3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, लेकिन सोचना यह है कि सही कहाँ पे जाएगा। सबसे पहले आपको SI यूनिट में पूछा है। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे ग्राम कैसे आ गया, है ना, हमें SI यूनिट में पूछा है, तो ग्राम SI यूनिट नहीं होती है, दैट इज व्हाई वी आर चूजिंग विद 11.3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ से इसे मर्ज करना है इससे पहले वाली वीडियो से, ठीक है, दोनों वीडियोस ठीक है, बीच में रुक गया था, ओके, ठीक है। सो मार्क करें। चलिए, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि SI यूनिट में पूछा गया है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। सो करेक्ट आंसर हम क्या ले लेंगे, 11.3 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव एज इन क्वेश्चन नंबर 12। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन लिक्विड इज इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। देखिए भाई, अगर हमारे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इक्वल है हमारे लिक्विड की डेंसिटी से, ऑब्जेक्ट व्हाट विल हैपन टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का क्या होगा, फ्लोट हाफ इमर्स, फ्लोट होली इमर्स्ड, क्या वो पूरा इमर्स हो जाएगा, फ्लोट कंप्लीटली अबव द लिक्विड, या फिर वो लिक्विड के ऊपर आराम से फ्लोट कर रहा होगा यानी कि तैर रहा होगा, या फिर वो डूब जाएगा, है ना। तो वी ऑल नो कि भाई देखो फ्लोट तो करेगा, डूबने वाली तो बात ही नहीं आती है। डेंसिटी दोनों की इक्वल है, लेकिन डेंसिटी इक्वल है, हाँ एग्जैक्टली, बट क्योंकि डेंसिटी इक्वल है इसलिए वो आधा पानी में और आधा ऊपर होगा, यानी कि फ्लोट हाफ इमर्स्ड। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। एंड नाउ व्हाट डू वी हैव, द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड ऑफ मास 400 ग्राम एंड द वॉल्यूम इज 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें मास निकालना है। अब आप एक बात देखिए, मैं एक क्वेश्चन आपको दो तरीके से समझाती हूँ। मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड ऑफ मास 400 ग्राम एंड वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब। जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम बॉयंसी फोर्स की बात करते हैं या फिर जब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करते हैं, सो वी नो कि जितना आपकी बॉडी का मास होगा उतना ही वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा, एंड समवेयर यहाँ पर जो वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है वो है 150 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब मैं मास का अंदाजा लगा सकती हूँ विच इज गोइंग टू बी 150 ग्राम बोल लो, या जिसमें भी आपको दे रखा है ग्राम में, क्योंकि वहां पर 400 ग्राम आपको गिवन है। लेकिन अब बात क्या आती है, मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ठीक है। सो हमें वाटर का मास निकालना है। अगर आप वाटर का मास निकालना चाहते हैं
एक बात मैं एक बार आपको फॉर्मूला लिख के दिखा देती हूँ। देखो डेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, डेंसिटी हम निकालते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। हमें वॉल्यूम पता है, मास निकालना है हमें किसका, वाटर का। डेंसिटी होती है वाटर की 1, ठीक है। मास कितना हो गया ये मुझे निकालना है, वॉल्यूम हमने बोल दिया 150, तो मास कितना आ गया 150 आ गया ना, यही मैंने आपको बोला था। तो किसी भी तरीके से करो बात एक ही है, बट सिंपल से है, फंडा क्लियर होना चाहिए, उसके आगे हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। तो भाई हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 150 ग्राम। हम ग्राम के साथ क्यों जा रहे हैं बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। चलिए अब इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 ऑब्जेक्ट्स A, B and C having density 1.12, 0.92 and 2.02. Okay, so are placed in a water tank. Which object will sink in water tank? Water tank है, कीवर्ड यहाँ पर water है, ठीक है। अब आपने बताना है, अब मैंने आपको कीवर्ड बता दिया, अब आपने मुझे सोच के बताना है कि यहाँ पर कौन सा सिंक करने वाला है, 1 है, 2 है, तीनों है या फिर जैसा भी, ठीक है। तो अब हम ऑप्शंस देखें, A, B, ओनली बी या फिर A and C। तो बहुत सिंपल सी बात है, वाटर वॉज द कीवर्ड। वाटर का डेंसिटी होता है 1। अगर वाटर की डेंसिटी से कम है तो ऑब्वियसली वो फ्लोट करेगा, है ना। अगर वो वाटर की डेंसिटी के इक्वल होता तो वो हाफ फ्लोट करता, हाफ इमर्स्ड फ्लोटिंग वाला। अगर वो वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली सिंक करेगा। वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा आपका ऑब्जेक्ट ए बी है और आपका ऑब्जेक्ट सी बी है, तो इसका मतलब है जो करेक्ट आंसर हम चूज करेंगे वो होगा ए एंड सी, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस है ना, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करने में, एंड आई होप कि आप लोगों को भी मजा आ रहा हो, ठीक है। मुझे गलत मत प्रूव करिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको मजा आ रहा है या नहीं। हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज फुली इमर्स्ड इन अ लिक्विड द वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज। देखो कोई भी सॉलिड बॉडी जब पूरी इमर्स करी जाती है लिक्विड में, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया ना, इससे पहले मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको करवाया है। सो लेस देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ओके। ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्ड बॉडी, नहीं सॉलिड होना चाहिए था। डिपेंडिंग अपॉन द मैनर विच द बॉडी इज बीइंग इमर्स्ड। लास्ट वाले ऑप्शन को छोड़ दो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मतलब वहाँ तक हमें जाना ही नहीं है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमें पता है कि अगर हमसे बोला गया है फुली इमर्स्ड, है ना, थोड़ा सा आपको मार्क करके देते हैं, चलिए। अगर हमसे बोला गया है कि फुली इमर्स्ड हो रहा है तो हमें पता है कि जो जो आपकी बॉडी का वेट है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, ठीक है, इक्वल टू द वॉल्यूम, ओके, सो सॉरी, इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ यू वांट टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड बाय इमर्जिंग इट इन वाटर द सॉलिड शुड बी। अगर आपको किसी भी अगर आपको सॉलिड के वॉल्यूम के बारे में पता लगाना है, ठीक है, वी नीड टू डिटरमाइन इट, अगर हमें पता लगाना है, सो आपका जो सॉलिड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। चलिए इसे पढ़ते हैं, हेवियर देन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट, ठीक है। अगर मुझे वॉल्यूम का पता लगाना है किसी भी ऑब्जेक्ट के, तो उसको कंप्लीटली इमर्स करना ज़रूरी है, और वो कंप्लीटली इमर्स कब होगा, जब वो पानी की डेंसिटी से ज़्यादा होगा, यानी कि हेवियर होगा। तो सबसे पहले कि भाई हेवियर वाला हमारा ऑप्शन होना चाहिए, एक बात तो हम लोगों ने तय कर ली है। दूसरा, इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया है, इनसॉल्युबल इन इट। ऑब्वियसली सपोज मैंने कोई सॉल्ट का बॉल ले लिया, ठीक है, और वो सॉल्ट ऐसा है, कैल्शियम को मान लो, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा चूना होता है उसको मान लो। अगर मैंने उसका एक बॉल ले लिया, पता चला वो पानी में जाते ही घुल गया, तो कहाँ पता करोगे उसका वॉल्यूम, भाई वो तो पूरा सॉल्युबल हो गया, घुल गया है ना, अलग ही उसने कुछ सोल्यूशन क्रिएट कर लिया है, तो वो तो काम चलेगा नहीं। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट कंडीशन है कि वो हेवियर होना चाहिए पानी से, तभी आप उसे कंप्लीटली इमर्स कर पाएंगे ना, और दूसरा होना चाहिए दैट शुड बी इनसॉल्युबल, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हेवियर देन दी वाटर एंड इनसॉल्युबल इन इट। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर,
अ प्लास्टिक मग फुल ऑफ वाटर अपीयर्स लाइटर इनसाइड वाटर ड्यू टू, आपका जो प्लास्टिक मग है जब हम उसे पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो हमें लाइटर लगता है। उसका रीज़न क्या है? दे आर आस्किंग बॉइंट फोर्स, प्रेशर, न्यूटन्स थर्ड लॉ या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। वी ऑल नो कि पानी की तरफ से जो हमें पानी की तरफ से जो हमें ऊपर भागने के लिए या ऊपर करने के लिए फोर्स लग रहा होता है विच इज ऑल्सो नोन एज द बॉयंसी फोर्स, उसी को हम कहते हैं। ठीक है, उसी से हमारा जो वेट होता है हमें लगता है कि फ्री हो गया है, लाइट हो गया है, इसका वेट गायब हो गया है, काइंड ऑफ। ठीक है, चलिए मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपेरेंट लॉस इन वेट इज कॉज्ड ड्यू टू। अपेरेंट का मतलब होता है कि हमें लग रहा है कि लॉस ऑफ वेट हुआ है, उसका रीजन क्या है? डिक्रीज इन मास, डिक्रीज इन डेंसिटी, क्या उसकी डेंसिटी में डिक्रीमेंट आया है? अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। सो बेसिकली जो इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने बॉयंसी फोर्स आपका चूज किया था, उसका जो डेफिनेशन है, उसका जो मीनिंग है वो यही है कि बॉयंट फोर्स क्या होता है कि आपको पानी के जरिए ऊपर की तरफ, है ना, एक फोर्स आपको एक्सपीरियंस होती है, उस ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस होती है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो लॉस इन वेट आपको अपेरेंटली लगता है कि कुछ बॉडी में वेट लॉस हो रहा है, उसका रीजन है अपवर्ड थ्रस्ट एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। ठीक है, चलिए let's move with the next one. The density of tap water is less than the density of sea water. If an object is immersed completely in both, its loss in weight will be. Okay, so यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि टैप वाटर की जो डेंसिटी है वो सी वाटर से कम है। We all know because सी वाटर में सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, so if a object is completely immersed, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमने उसमें इमर्स करा है तो लॉस ऑफ वेट हमें किस में मिलने वाला है? देखो, ज़्यादा जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, लॉस ऑफ वेट भी जाहिर सी बात है उसी में ज़्यादा होगी। तो आपका डेंसिटी सी वाटर वाला ज़्यादा है ना, मोर इन द सी वाटर, तो लॉस ऑफ वेट आपको ज़्यादा सी वाटर में मिलने वाला है। फिर भी आप देख सकते हैं इक्वल इन टू केसेस नॉट पॉसिबल बिकॉज इक्वल इन टू केसेस नॉट पॉसिबल। वाई? डेंसिटी डिफरेंस है, लेस इन सी वाटर नहीं होगा, ज्यादा डेंस है, मोर इन सी वाटर विल बी द बेस्ट चॉइस। ठीक है, चलिए अब आ गए हैं हमारे पास अनदर 4 सेट ऑफ क्वेश्चंस जिसमें कि चारों ही assertion रीजन है। सो लेट्स मूव ऑन विद दिस। An object floats if it displaces an amount of liquid whose weight is greater than the actual weight of the object. Exactly, करेक्ट है बिल्कुल बात। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो तब फ्लोट करता है अगर उसने जितना पानी डिस्प्लेस करा है ना, इट इज ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट। अगर वो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल वेट से ज़्यादा है तो वो क्या करता है? फ्लोट करता है। अब इसका रीज़न क्या है? ड्यूरिंग फ्लोटेशन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्लोटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको आप फ्लोट करवा रहे हैं उसके ऊपर नीचे की तरफ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस वो नहीं करता है। तो बात ये भी सही है, लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, है ना। वहां पर जो बात हमसे की जा रही है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो रीजन एग्जैक्ट सही नहीं है तो हम बोलेंगे देखिए आपने बात दोनों सही करी है भाई साहब, लेकिन जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स बाय विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। एग्जैक्टली, वेट क्या होता है कि जिस फोर्स के जरिए आपकी जो ग्रेविटेशनल पुल है वो आपको नीचे की तरफ धकेल रही है। ठीक है, रीजन क्या है? वेट ऑफ अ बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। जो वेट है वो बॉडी के मास से इंडिपेंडेंट है। क्या ये पॉसिबल है? वेट फोर्स है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि वो मास पे भी डिपेंडेंट है और वो बॉडी के एक्सेलरेशन पे भी डिपेंडेंट है ना। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि नहीं भाई, एजर्शन आपका सही हो सकता है बट रीजन आपने बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एनी ऑब्जेक्ट कैन फ्लोट ऑन द स्काई। अगर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, पुल नहीं है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट
कहीं पर भी स्काई में फ्लोट कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द रिपल्सिव फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड फ्रॉम द सन टू एन ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में एक गलती नहीं, एक से ज्यादा गलती इन्होंने दे रखी है। देखो, सबसे पहली बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव नहीं हो सकती है, इट्स अ काइंड ऑफ एन अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है, मार्क कर दूं आपके लिए, रिपल्सिव नहीं हो सकती है। दूसरा इन्होंने आपको दे रखा है सन से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही होती है, नहीं, सन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जा रही होती है, बट वो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो असर है वो आपको अर्थ पे नहीं दिख रहा है ना। आप अपने अर्थ पे अगर खड़े हैं तो आप सन के ग्रेविटेशन की वजह से नहीं, अर्थ के ग्रेविटेशन की वजह से खड़े हैं, सबसे बड़ी बात। तो यहाँ पर सन टू एन ऑब्जेक्ट और रिपल्सिव गलत है, यानी कि रीजन यहाँ पर गलत है, बट एजर्टिव स्टेटमेंट हमारा सही है। तो हम क्या किसके साथ जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं अपने ऑप्शन नंबर 3 के साथ। चलिए, ठीक है, अब मूव करते हैं विद द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट। In the absence of gravitational force, any object can float on the sky. सेम स्टेटमेंट हमें दे दिया गया है कि अगर आपके पास ग्रेविटेशनल पुल नहीं होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्काई में फ्लोट करता हुआ हमें दिखाई देगा। एग्जैक्टली रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड फ्रॉम द कोर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर इतना बढ़िया स्टेटमेंट इन्होंने हमें ग्रेविटेशनल पुल पे दे दिया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, सबसे बड़ी बात कि वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और वो अट्रैक्टिव फोर्स आपको लग कहाँ से रही है? अर्थ के कोर से, ठीक है। इसी वजह से आप खड़े हुए हैं, इसी की वजह से आप अर्थ पे सब चीज़ों को अर्थ के अकॉर्डिंग देख पाते हैं। अगर आपने इस अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर कर दिया ना, तो वो फ्लोट कर सकता है थोड़ी देर के लिए, बट हो सकता है जैसे ही आपने बाहर करा वो किसी और के ग्रेविटेशन में आ गया, है ना, तो वो उसकी तरफ भी प्रभावित हो सकता है, वो फ्लोट भी कर सकता है। जनरली जब आप अर्थ से दूर जाते हो या हेवनली स्पेस या फिर आप स्पेस में जाते हो, तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा वेटलेसनेस का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो कॉन्सेप्ट इसी वजह से आता है बिकॉज ग्रेविटेशनल पुल उतना स्ट्रांग नहीं है जरूर, बट स्ट्रांग उतना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ मैं जानना चाहती हूँ कि भाई हमारे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं एंड कंप्लीटली जस्टिफाइड भी हैं। सो नाउ it's time to view the results. Let's move with the results everyone. Okay, so we scored 23 and all the questions are correct here. ठीक है, so मैं यहाँ पर okay, so collected points है 99. So हम लोगों ने 99 points को collect किया है, प्लस हमारे 23 में से 23 questions correct है, and ये P, इससे ज़्यादा क्या चाहिए, है ना। तो चले भाई, ये वाला जो चैप्टर है वो उसका जर्नी हमारा काफ़ी अच्छा रहा, इंटरेस्टिंग रहा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, थोड़े से चैलेंजिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, जबकि हम लोगों को न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, कॉन्सेप्शनल भी आते हैं, बट हम सबने मिलके सब क्वेश्चंस को नेल करा, है ना। तो अब हम मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। हमारे साथ बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।